जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की बिगनिंग, जिसमें मैं आपको कराऊंगा सबसे पहले काइनेमेटिक्स यानी गतिकीय ब्रांच से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक का मतलब अगर आपको चीजें नहीं आती हैं और वाकई में लगातार आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इस चैनल के साथ कनेक्टेड है, तो बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक ले जाने का काम मेरा है। कहते हैं ना कि गधा है तो घोड़ा बनाने का काम मेरा है, बशर्ते आप लगातार कंटिन्यूअस चीजों को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको उठाने वाला हूं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा। लगातार इसी फॉर्म में सारे के सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन, दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेटा, काइनेमेटिक्स को हिंदी में हम कहते हैं गतिकीय। गतिकीय अगर आप काइनेमेटिक्स को देखें तो काइनेमेटिक्स के अंदर दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो काइने और ये आपको दिखाई दे रहा है मैटिक्स। मैटिक्स काइनेमेटिक्स। काने का मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन बोले तो गति, राइट। मैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी, मतलब अध्ययन। कहने का मतलब क्या है? मोशन की स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का अध्ययन करेंगे हम इस ब्रांच के अंदर। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी। या स्पीड क्या होता है? चाल। या हम लोग पढ़ेंगे कि इस सेशन के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। हम मोशन के अंदर पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन मतलब त्वरण क्या होता है। दूसरा जर्क, जो झटके वगैरह हैं, वो सारी चीजें हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बेटा मोशन के अंदर यूज होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम मोशन के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मोशन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। हिंदी वालों के लिए गति के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, इसे प्यार से 1D भी कहते हैं। हिंदी वालों के लिए एक विमीय गति। एक विमीय गति। बेटा दूसरा हम पढ़ेंगे, अभी क्या है मोशन इन वन डायमेंशन, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले टाइप्स देख लो क्या क्या हमें पढ़ना है। दूसरा हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D यानी 2 डायमेंशन। प्यार से बेटा 2D कहते हैं। हिंदी वालों के लिए 2 विमीय गति। और तीसरा हम पढ़ेंगे दैट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। 3D मोशन। मोशन इन 3 डायमेंशन, त्रिविमीय गति, ठीक है। त्रिविमीय गति। ये 3 टाइप के मोशन हमको पढ़ने हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मोशन इन 1D, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा 2D और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा 3D को। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए, राइट। चलें देखो नेक्स्ट। सबसे पहले हेडिंग लगाइए मोशन इन 1D या मोशन इन 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। या बेटा इसका दूसरा नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति। या बेटा इसी का दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, मतलब रेखीय गति। ये सारे नाम एक ही हैं और एक ही मतलब है, रेखीय गति।
अब होता क्या है मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति, वो आप समझिए। जिसको आती है सब चीजें वो वीडियो स्किप करके आगे देखे। चलो, तो वन डायमेंशन का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो यहां मैंने मान के चलो ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी, और ये मेरे पास पॉइंट है कोई सी। मैंने क्या करा, यहां पर एक बक्से को रख दिया, समझना बात को, यहां पर बक्से को रख दिया। कोई पॉइंट मान लो एक्स पॉइंट है यहां, और इस बक्से को मैं आगे लाता गया, यहां इस एक्स डैश पॉइंट पर ले आया इस बक्से को। आप क्या देख रहे हैं, ये बक्सा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसे क्या बोलेंगे हम? मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब किसी बॉडी का, किसी वस्तु का एक ही डायमेंशन में, एक ही दिशा में मोशन होना, किसी वस्तु का, किसी पिंड का, किसी बॉडी का एक ही डायरेक्शन में, पार्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसे मोशन इन वन डी कहेंगे। जैसे कोई भी कार, ये मेरे पास यहां मान के चलो कार है, ये कार है, अगर ये कार स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड पर जा रही है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। तो मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इन स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है? तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, ठीक है। एक ही दिशा में बॉडी के मोशन को क्या कहा जाता है? वन डायमेंशन मोशन कहा जाता है। या अगर इस बात को मैं, इसी एग्जांपल को मैं यहां डाल सकता हूं कि मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट लाइन, या इन स्ट्रेट रोड, या स्ट्रेट लाइन, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मान के चलिए यहां मेरे पास एक पत्थर है, और इस पत्थर को मैं ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूं, तो पत्थर क्या करेगा? ये नीचे की तरफ आएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक पत्थर को जब इस मार्कर को मैं ऊपर से नीचे छोड़ूंगा तो कहां गया? नीचे आ गया। तो ये मोशन एक ही डायरेक्शन में तो हो रहा है, नीचे की तरफ, तो ये भी एक ही डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? मोशन इन वन डी कहलाएगा। ये क्या हो रहा है? फ्री फॉल। तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर आता है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना, वस्तु का स्वतंत्र रूप से गति। बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या कहलाएगा? ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? ये मोशन इन वन डायमेंशन का केस है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल मोशन या द्विमीय गति। तो हेडिंग लगा लीजिए सेकंड, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन, हिंदी वालों के लिए द्विमीय गति। चलिए देखो बेटा, इसे हम प्लेनर मोशन भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेनर मोशन, समतलीय गति, हिंदी वालों के लिए समतलीय गति। अब देखो प्लेनर मोशन, समतल मतलब प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशन में आता है, ठीक है। जरा बात को पकड़ते हैं और चीजों को ध्यान से समझना और सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई बॉडी है ये, और इस वस्तु को मैं इस तरीके से मोशन कर रही है, इस तरीके से, तो आप जरा देखें कि ये पहले एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये जो बॉडी है
ये y डायरेक्शन में भी जा रही है, साथ के साथ x डायरेक्शन के अंदर भी जा रही है, y डायरेक्शन में भी जा रही है, साथ के साथ x डायरेक्शन में भी जा रही है। आप देख पा रहे हैं ये x डायरेक्शन में भी जा रही है, y डायरेक्शन में भी जा रही है, ये x डायरेक्शन में भी जा रही है, y डायरेक्शन के अंदर भी जा रही है। तो ये जो मोशन है जो दो डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, इस दो डायरेक्शन में जो मोशन होता है, दो दिशाओं में जो मोशन होता है, जो दो दिशाओं में गति होती है, ऐसे मोशन को कहते हैं मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन मोशन या प्लेनर मोशन। तो ये जो एग्जांपल है किसका है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन का। किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति। क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति किसका एग्जांपल है, मोशन इन 2D का। इतनी बात समझ में आती है। चलिए दूसरा, जैसे मैंने आपके सामने मान के चलो ये एक वृत्त है, सर्कल। अब ये क्या है, अगर कोई भाई साहब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं तो कैसा मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। वृत्ताकार गति इसको हिंदी में कहेंगे वृत्ताकार गति। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो सर्कुलर मोशन है बेटा किसके अंदर आता है, 2D के अंदर आता है, 2 डायमेंशन के अंदर आता है। तो आप जरा देखो, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है इसके अंदर, तो देखो जब वो मोशन करेगी तो बेटा पहले कहां जाएगी, एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये दो डायरेक्शन के अंदर मोशन होता है। तो ये भी किसके अंदर आता है, सर्कुलर मोशन 2D के अंदर, मोशन इन 2D। तो ये दोनों अलग चैप्टर हैं। एक आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति, और एक आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन वृत्त गति। ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपको मैं लिख देता हूं सीधी सी बात कि मोशन इन 2D क्या होता है, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग 2 एक्सिस या डायरेक्शन। बात एक ही है। तो किसी पिंड का 2 एक्सिस में मोशन होना साथ के साथ क्या कहलाता है, वो मोशन इन 2D कहलाता है। बात इतनी क्लियर है। अगर एग्जांपल देना चाहें तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई कार या ट्रक सर्कल में चारों तरफ चक्कर लगा रही है। मतलब अ ट्रक मूव्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब एक ट्रक जो है वो किसी वृत्त के चारों तरफ घूम रहा है, मोशन कर रहा है। तो किसी वृत्त के चारों तरफ करेगा तो कैसा मोशन कहलाएगा, ये 2D कहलाएगा। तो 2 डायमेंशन की कहानी है। ये आपको दोनों अलग अलग चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोशन इन 3D। तो हेडिंग लगाइए सभी, मोशन इन 3D, मोशन इन 3 डायमेंशन। जिनको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो स्पीड बढ़ा लें भाई, ठीक है। मोशन इन 3D, 3 डायमेंशन, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। देखो ध्यान से बात को समझना। एक ऐसा मोशन जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों दिशाओं में हो, तीनों एक्सिस के अंदर हो, ऐसे मोशन को बेटा मोशन इन 3D भी कहा जाता है। इसे बेटा मोशन इन स्पेस भी बोला जाता है। स्पेस में गति, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा है ये, और कोई भी कीड़ा बेटा स्पेस में गति कर रहा है। तो स्पेस में गति करना किसके अंदर आएगा, 3 डायमेंशन मोशन के अंदर, त्रिविमीय गति के अंदर। तो मोशन ऑफ इंसेक्ट, मोशन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, मोशन ऑफ इंसेक्ट इन स्पेस, ये क्या कहलाएगा, स्पेस में जो मोशन है बेटा किसी कीड़े का मोशन में, स्पेस में मोशन होना क्या कहलाता है, 3 डायमेंशन मोशन। या मेरे पास कोई पतंग है, ये मेरे पास कोई काइट है, ये कोई पतंग है, काइट, पतंग। तो मोशन होना काइट का स्पेस में क्या कहलाता है बेटा, 3 डायमेंशन मोशन में आता है। मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ काइट इन स्पेस। बात समझ में आ रही है। तो स्पेस के अंदर जो भी चीज घूम रही है, जिसका मोशन हो रहा है बेटा, वो किस में आ जाएगा, 3 डायमेंशन मोशन के अंदर आ जाएगा। जैसे आप इस बात को इसे समझ सकते हैं, कैसा मोशन है बताइए, ये कैसा मोशन है, ये 3 डायमेंशन मोशन है। कैसा मोशन है, 3D मोशन है। तो तीनों डायरेक्शन में जो मोशन होता है बेटा क्या कहलाता है, मोशन इन 3 डायमेंशन। इसे बेटा मोशन इन स्पेस भी कहा जाता है। स्पेस में गति को मोशन इन 3D कहा जाता है,
ठीक है। तो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी थी कि मोशन इन 1D 2D क्या होगा, 1D जो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, 2D दो डायरेक्शन में साथ के साथ हो, 3D जो साथ के साथ तीनों डायरेक्शन में मोशन हो, उसे क्या कहा जाता है, मोशन इन 3D कहा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रेस्ट मोशन होता क्या है। ठीक है, यानी रेस्ट का मीनिंग क्या है और मोशन वर्ड का मीनिंग क्या है। चलिए देखिए, रेस्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा विराम। दूसरा मोशन मतलब गति, मोशन मतलब गति। तो रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों टर्म को क्लैरिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होता है और वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में हम निर्देशांक तंत्र कहते हैं। ठीक है, या बेटा इसी को हम ऑब्जर्वर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वर, देखने वाला। ध्यान से मेरी बात को समझना, देखने वाला, इसका दूसरा मीनिंग क्या है, ऑब्जर्वर, देखने वाला। सबसे पहले मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता हूं और इसके बाद बेटा हम रेस्ट और मोशन को समझेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देशांक तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ये होता क्या है, मान के चलिए यहां एक ट्रक है या बस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, ये बस है, ये बस है, ये रही बस। और ये बस किस में है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। इसमें एक भाई साहब मस्त बैठे हैं जिनका नाम है गोलू। क्या नाम है इनका, गोलू। ये रे गोलू, गोलू मस्त इसमें बैठे हैं आराम से। ये क्या देख रहे हैं, स्टेशन पर एक भाई साहब वृक्ष लगा हुआ है, पेड़, वहां आराम से। ठीक है, जो बस स्टॉप है वहां से कुछ दूरी पर एक पेड़ लगा हुआ है, ये आपका ट्री है। और एक किस में होगा, पेड़ तो ऑब्वियस सी बात है रेस्ट में होगा। ठीक है, तो आप जरा देखें गोलू को, ये जो पेड़ है, क्योंकि बस रेस्ट में है, अगर ये बस रेस्ट में है तो उस गोलू को ये पेड़ भी किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि खुद भी रेस्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो अगर ये इसकी गोलू की बस मोशन में आ जाए, मतलब किस में आ जाए, गति में आ जाए। अगर ये बस गति में आ गई, मोशन में आ गई, तो होगा क्या, ये पेड़ ये रहा ट्री, मतलब ये ट्री तो रेस्ट में ही है, विराम में। ट्री तो रेस्ट में ही रहेगा, विराम में ट्री चलते थोड़ी ना। अब ये जो बस मोशन में है, तो ये जो गोलू है भैया, ये गोलू भी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब जब ये गोलू मोशन में आ जाएगा तो इसको बेटा ट्री भी किस में दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। तो ट्री किस में दिखाई देगा, अब मोशन में दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि देखने वाला, यानी देखने वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, गोलू है। देखने वाला कौन है, गोलू। उसी गोलू को ये पेड़ रेस्ट में दिखाई दे रहा है और वही गोलू ये है जिसको ये पेड़ मोशन में दिखाई दे रहा है। हो किसकी वजह से रहा है ऐसा, ये सिर्फ और सिर्फ हो ऑब्जर्वर की वजह से रहा है। गोलू यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर है। ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना, इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई दे रहा है, जब ऑब्जर्वर मोशन में आ गया तो रेस्ट में रहा हुआ ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जर्वर को मोशन में दिखाई देगा। बात को पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा से बात को सुनो। ये ऑब्जर्वर गोलू यहां पे ऑब्जर्वर है, देखने वाला, ये पेड़ ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसको ऑब्जेक्ट वस्तु भी किस में दिखाई देगी, रेस्ट में। लेकिन जब ऑब्जर्वर मोशन में आ गया और वस्तु रेस्ट में है तो भी ऑब्जर्वर को ये वस्तु मोशन में दिखाई देगी। चमका, पकड़ी बात कि नहीं पकड़ी।
तो अब जो ऑब्जर्वर है ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या रेस्ट में है। भाई डिपेंड किस पर कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। ये डिपेंड तो किस पर कर रहा है, ऑब्जर्वर पर। और ऑब्जर्वर का ही मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी सीधी सी बात है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर देखने वाले पर डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगा या मोशन में दिखाई देगा। इसलिए रेस्ट एंड मोशन टर्म को समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा जनरली जब आप किसी बस में या बाइक पर सवार होते हैं तो आप जब मोशन में हैं, रोड रहते हैं, इसको फील करो। जब आप चल रहे हैं किसी स्पीड पर तो आपको स्कूल, लोग, जो भी वहां सब आपको, सब चिमनी भट्टा सब किस में दिखाई दे रहे हैं, मोशन में। हाईवे भी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप रेस्ट में, तो रेस्ट में रही हुई चीज आपको रेस्ट में दिखाई देगी। तो देखने वाला कौन है, मैं। बात समझ रहे हैं? तो किस पर डिपेंड कर रहा है, मुझ पर। क्लियर? तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। इतनी बात यहां तक क्लियर है? अब हम समझेंगे कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। ठीक है, अब समझते हैं हम रेस्ट एंड मोशन को। देखिए, सबसे पहले मोशन। मोशन यानी गति। मोशन का मतलब क्या होगा, अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन as time passes, as time passes with respect to observer बोल दो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो। बात समझ में आई? तो मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे ये मेरे पास बोतल है, वो यहां से यहां गई, फिर एक सेकंड बाद यहां गई, फिर यहां गई। तो बॉडी क्या कर रही है बेटा, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी स्थिति बदल रही है। जैसे से टाइम गुजरता जा रहा है, किसके सापेक्ष, ऑब्जर्वर। यानी डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। बात तो समझ रहे हैं मेरी बात? ये है मोशन। और दूसरा हम लोग समझेंगे दैट इज रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है, विराम। यानी अब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ये बॉडी यहीं की यहीं रहे, ये यहीं की यहीं रहे, अब पोजीशन चेंज ना करे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, अब ये यहीं की यहीं है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ठीक है, किसके सापेक्ष, ऑब्जर्वर के सापेक्ष। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with position as time passes with respect to observer। जैसे मैं दोबारा एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए ये ट्रेन है, समझना बात को, ये ट्रेन है और ट्रेन है किसमें, रेस्ट में। इसके अंदर एक गोलू बैठा था और यहां भाई साहब सुंदर सी कन्या है और कन्या किसमें है, रेस्ट में है। समझना मेरी बात, ऑब्जेक्ट हमारा किसमें है, रेस्ट में। ट्रेन रेस्ट में है, हमारा गोलू भी किसमें है, रेस्ट में। दोस्तों कन्या किसमें दिखाई देगी, रेस्ट में। कन्या रेस्ट में ही है। लेकिन अगर इसकी ट्रेन मोशन में आ जाए, ये गति में आ जाए, तो गोलू किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो ट्रेन तो चल रही होगी, कन्या रेस्ट में ही है अभी। लेकिन इस गोलू को ये कन्या किस में दिखाई दे रही होगी, मोशन में दिखाई दे रही होगी। किस में दिखाई दे रही होगी, मोशन में। तो देखो डिपेंड किस पर करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। आई थिंक तुमको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा मोशन और रेस्ट का, राइट। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? जो डिस्टेंस है इसको हिंदी में दूरी कहा जाता है और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसको विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन कहा जाता है, राइट।
जरा ध्यान से देखो, ये जो दूरी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बोले तो अदिश राशि है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वेक्टर है, वेक्टर बोले तो सदिश राशि है। सीधा सा मतलब क्या हुआ, स्केलर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, बोले तो हिंदी में परिमाण, और मैग्नीट्यूड का मतलब 1 2 3 4 5 6 गिनतियां, इनको ही बस फिजिक्स में साइंटिफिकली क्या बोल दिया जाता है, मैग्नीट्यूड बोल दिया जाता है, परिमाण कह दिया जाता है। वेक्टर कौन होते हैं, वेक्टर वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, ये सब क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, ध्यान से पॉइंट को समझते जाओ, इन सारी चीजों को मैं वेरीफाई करते जा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, मान के चलो ये मेरे पास कोई पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक, ये P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, और मैं आपसे पूछूं कि गोलू ये बता, तुझे इस P से Q तक पहुंचना है, तो कितने रास्ते तेरे पास हैं P से Q तक पहुंचने के? तो तू क्या बोलेगा कि मेरे भाई मैं P से Q तक ऐसे भी जा सकता हूं, मैं P से Q तक ऐसे भी जा सकता हूं, मैं P से Q तक ऐसे भी जा सकता हूं, मतलब मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन मैं अब तुझसे बोलूं कि मेरे भाई ये बता गोलू कि सबसे आसान रास्ता कौन सा है जो P से Q तक पहुंचा दे, तो तुम क्या बोलोगे, भाई एक ही रास्ता है, और वो है कौन सा, स्ट्रेट लाइन, सीधा। बात समझ रही है? तो एक ही रास्ता ऐसा है जो मुझे P से Q तक जल्दी पहुंचा सकता है। तो जो मुझे जल्दी रास्ता पहुंचा सकता है, उस रास्ते को मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब छोटा रास्ता, यानी जो जल्दी पहुंचा दे मुझे। इसके अलावा जितने भी पाथ होंगे, इसके अलावा जितने भी पाथ होंगे, वो सभी क्या होंगे बेटा, लॉन्गेस्ट पाथ होंगे, लंबे रास्ते होंगे। बात समझ में आ रही है? लंबे रास्ते होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक हो सकता है, और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगा। बात समझ रहे हो? किन्हीं दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ एक ही हो सकता है, और वो स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगी। इसके अलावा लार्जेस्ट पाथ तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? फिजिक्स में बेटा इसी लॉन्गेस्ट पाथ को डिस्टेंस कहा जाता है, दूरी कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। और फिजिक्स में बेटा इसी शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, फिजिक्स में शॉर्टेस्ट पाथ को बेटा डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और लॉन्गेस्ट पाथ को बेटा डिस्टेंस कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। चलिए और अच्छे तरीके से इसको अभी और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, जैसे मेरे पास ये कोई पॉइंट है P और एक ये पॉइंट है Q, ठीक, और मुझे इस P से Q तक पहुंचना है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे P से Q तक पहुंचना है, तो मेरे पास वो रास्ता बताइए जो मुझे जल्दी पहुंचा दे। तो आप क्या बोलेंगे, एक ही रास्ता है, वो जल्दी पहुंचाने का कौन सा रास्ता है, सीधी लाइन को जोड़ दो, और जो मुझे जल्दी पहुंचा देगा मेरे से, उसे हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। और इसी को फिजिक्स में क्या बोला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, विस्थापन कहा जा रहा है। इसके अलावा मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हैं, और इस पॉइंट को नाम देता हूं बेटा R। लेकिन ये जो रास्ता है कैसा है, लॉन्गेस्ट पाथ है। P से R, R से Q, तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है। और इसी लॉन्गेस्ट पाथ को क्या कहा जाएगा फिजिक्स में, दूरी कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा। मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि P से Q की जो दूरी है वो 4 मीटर है, और R से Q की दूरी 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर। तो आपसे अगर मैं डिस्टेंस निकलवाऊं तो मेरे से डिस्टेंस क्या निकाल दोगे भैया, जितना आप चलो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, जितना आपने वास्तव में जो दूरी तय की है
वास्तव में जितना आप चले हो वो सब क्या है, डिस्टेंस। सब क्या है, डिस्टेंस। तो आप P से लेके R चले और R से लेके Q चले, तो ये सब क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो 4 मीटर चले और 3 मीटर, टोटल आप कितना चले, 7 मीटर। तो 7 मीटर क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपने P से Q को ज्वाइन कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 5 मीटर निकल के आ जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, 5 मीटर। देखिए डिस्टेंस की वैल्यू 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर। मतलब सीधा सा है कि डिस्टेंस हमारी ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो सके, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। बताइए कौन सी फिर। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरे पास पॉइंट P है और ये मेरे पास पॉइंट Q है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब पहले मैं यहां से यहां तक गया तो 3 मीटर की दूरी थी और यहां से यहां तक 4 मीटर की दूरी है और एक ही रास्ता है बस P से लेके Q, और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस बताइए कितना होगा, दूरी जितना आप चले उतना, 3 और 4 7 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन, तो जितना आप चले सब क्या है, विस्थापन, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल, प्रारंभिक से अंतिम में कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7 मीटर। यानी ये किस केस में बराबर आ रहे हैं, जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो बॉडी का, तब ही पॉसिबल है ऐसा। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये बराबर भी हो सकते हैं। कब, मैं इस बात को लिख देता हूं, व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन डज नॉट चेंज डायरेक्शन। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा डायरेक्शन के बदलने पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, जब वस्तु सीधी रेखा में चलेगी तथा उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन में, ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया। बताइए, और यहीं से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्टेंस, ये क्वेश्चन कॉमन है, कई बार पूछ लिया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अनुपात क्या होगा। तो बेटा आपको इसका अनुपात कितना दिखाई दे रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता नीचे डिस्टेंस होता तो लेस देन 1 हो जाता। मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता और नीचे डिस्टेंस होता तो क्या हो जाता, लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाता। बताइए ये बात यहां तक क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको इतने अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। देखो अब खास बात क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, मेरे स्टेटमेंट को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट मे बी जीरो हो सकता है एंड नेवर नेगेटिव, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। स्टेटमेंट को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। स्टेटमेंट ऐसा है सर कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्यों है कैसे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, पहले स्टेटमेंट समझ लो। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन ये जीरो भी हो सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब बात क्लियर है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन जीरो। ये आप बात को समझिए, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि एक पार्टिकल है, वो इस ए से बी पॉइंट तक जा रहा है 4 मीटर और बी से सी तक जा रहा है वो 3 मीटर।
अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस आप क्या बोलोगे कि भाई 3 और 4 7 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। प्लस और माइनस साइन कब आता है? डायरेक्शन के बेसिस पर। ये तो भैया स्केलर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अदिश राशि है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो क्या आप कभी ऐसे कहते हो जब घर से मार्केट जाते हो कि मैं आज माइनस के 100 मीटर गया, मैं माइनस के 5 किलोमीटर गया, मैं माइनस का 500 किलोमीटर चला गया? नहीं, आप नहीं बोलते, क्योंकि स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ये जीरो हो सकती है। किस कंडीशन में जीरो हो सकती है जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये गोलू है, और गोलू भाई साहब किस में है? रेस्ट में। किस में है? विराम में। जैसे आप खड़े हो जाइए रेस्ट में, मैं जैसे रेस्ट में हूं, विराम में हूं, रुका हुआ हूं, तो क्या मैं चल रहा हूं? नहीं, मैं रेस्ट में हूं, विराम में हूं। विराम में होने का मतलब क्या है? रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि मेरी डिस्टेंस क्या है? जीरो। मैंने कितनी दूरी तय करी? जीरो। मैं रुका हुआ हूं, मैं चल ही नहीं रहा, मेरी डिस्टेंस कितनी तय की मैंने? जीरो। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में डिस्टेंस जीरो हो सकती है, वो क्या है? व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ये इसी कंडीशन में जीरो हो सकता है, मतलब डिस्टेंस जीरो हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन क्या है? व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब वस्तु किस में हो? विराम में, तब ही ये पॉसिबल है। तीसरा स्टेटमेंट, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। आप कभी कहते हो कि माइनस के 2 किलोमीटर गया, बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते। तो डिस्टेंस बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने इसका रीजन भी आपको दिया, क्योंकि स्केलर है, अदिश राशि है, ये डायरेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कुछ पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। जैसे सेकंड पॉइंट, अगर आप जरा देखें, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो से बड़ा भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो से छोटा भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। यह चीज है। अब ये कैसे हो सकता है, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब क्या है, जरा देखो। अभी हमने पढ़ा था कि कोई पार्टिकल इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक गया, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 4 मीटर, और क्यू से यहां तक की दूरी कितनी थी? 3 मीटर। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? जो मेरे पास प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल से फाइनल को मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? 5 मीटर निकल के आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कैसा निकल के आ गया? पॉजिटिव निकल के आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट पहले समझेंगे, जीरो होने का मतलब क्या है, उसके बाद नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है ए पॉइंट, और पार्टिकल ए से बी तक गया। अगर मान के चलो ए से बी तक उसकी दूरी 7 मीटर की है। कितने मीटर की? 7 मीटर की। ए से बी गया, फिर से वो कहां लौट कर आ गया? अपनी जगह पर वापस लौट के आ गया। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। मतलब सीधी सी बात है, जहां से आप चले और वहीं वापस लौट कर आ गए, तो ऐसे केस में हमेशा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। या दूसरा एग्जांपल ले लें, ये मेरे पास एक वृत्त है, सर्कल है, कोई धावक, कोई एथलीट इसके अंदर दौड़ रहा है, वो जहां से चला, इस पॉइंट से चला, वापस उसी जगह पर आ गया, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे शेर? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला वहीं लौट कर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब समझते हैं कि जब बॉडी मोशन में हो और जहां से चली हो वहीं आ जाए अपनी जगह पर लौटकर, ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। या दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होगा। नेगेटिव का मतलब तो ये होगा। इसका मतलब यह कि हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, सदिश राशि है, और वेक्टर हमेशा डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। बात मेरी समझ रहे हो? डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरे पास,
अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ऑरिजिन है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से आप इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्सिस है, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सिस, इधर जाएंगे तो माइनस एक्सिस, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई। ये प्लस और माइनस सिर्फ क्या बता रहे हैं कि आप ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं, और माइनस क्या बता रहा है, आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो माइनस और प्लस बेटा हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन को शो करता है, दिशा को बताता है। वैसे ही मैं अगर आपसे बोलूंगा कि मान के चलो बेटा कि ये आपके पास ओरिजिन है, और आप ओरिजिन से इधर गए, समझना मेरी बात को, ओरिजिन से इधर गए, और यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस O से A तक गए, अब आप दोबारा A से लौट के आ गए किसी इस P पॉइंट पर, और A से लेके P पॉइंट तक की दूरी 6 मीटर है। कितना है टोटल? 6 मीटर। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, जो आपका इनिशियल बिंदु था और फाइनल, उसको जोड़ दो। चले कहां से थे आप भाई, आप चले तो O से थे, फाइनल आपके लिए क्या हो गया P, यहां से यहां तक की दूरी 4 है, बात समझ रहे हो, और टोटल है 6, तो ये कितना बचा, OP 2 मीटर बचा। लेकिन आप ओरिजिन से कहां गए, इधर आ गए, तो इधर वाली एक्सिस कैसी होगी, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मीटर। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि आप ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हैं या ओरिजिन से राइट जा रहे हैं, या ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं। बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि बेटा ये वेक्टर है। क्या बात क्लियर है? मैं छोटी सी बात तुमको समझा देता हूं यहां। जैसे आप सब समझ रहे होंगे कि बेटा जो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर है। अब स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस तभी बदलेगा जब मैग्नीट्यूड बदलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को जरा पकड़ो। डिस्प्लेसमेंट मेरे शेर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट, समझना मेरी बात का, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो हमेशा डिस्टेंस बदलेगा, चेंज होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। सीधा सा कंसेप्ट है। डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। बात को पकड़ना, इतनी बातें क्लियर है? तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक, इतनी बातें सारी की सारी क्लियर हैं आप सभी की? क्लियर यहां तक? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट थे। कुछ आगे और बढ़ते हैं, कुछ चर्चाओं का जिक्र करते हैं। जैसे मैं नोट डाल के आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से पकड़ना। जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस 0, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा? मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट 0, तो बताइए डिस्टेंस 0 होगा या नहीं होगा? पहले इन बातों पर चर्चा करते हैं ध्यान से। कई बार बच्चे रटके बैठे होते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल 0 से अच्छे लेवल पर। और ऐसी बात नहीं, बहुत लड़कों को गलती होती है इसमें, ठीक है। देखो मेरे से डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है? डिस्टेंस 0 होने का मतलब मैंने अभी बताया था कि बॉडी किस में है, वस्तु किस में है, विराम में है। अगर जब वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, इसका मतलब मैं रुका हुआ हूं, इसका मतलब मेरी डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 0 होगी। मतलब मेरे शेर सीधी सी बात है बेटा, डिस्टेंस 0 है तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। समझ में आई कि नहीं यही बात? डिस्टेंस 0 कब होगा? जब वस्तु किस में होगी, विराम में होगी, रेस्ट में होगी। तो डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है? बॉडी किस में है, रेस्ट में। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्टेंस क्या होगा, तो मेरे से डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या बात कर दी सर? जरा देखिए सर, डिस्प्लेसमेंट 0 2 कारणों की वजह से हो सकता है। जरा पकड़ना बात को। पहला कारण क्या है कि बॉडी है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है यानी ये विराम में है, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मेरे से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। और बॉडी रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो अभी मैंने बताया डिस्टेंस 0 होगा, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कारण क्या होगा कि आप, ये सर्कल है, वृत्त है,
मान के चलो एक धावक इस ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया और वापस अपनी जगह पर आ गया ए पॉइंट पर, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट मेरे शेर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला वहीं लौट कर आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी रेडियस r है, अब बताइए जहां से चला वहीं लौट कर आ गया, क्या डिस्टेंस 0 होगा? डिस्टेंस 0 नहीं होगा। कितना होगा डिस्टेंस? 2 पाई r। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। जरा देखिए क्या फील आया, क्या चमक रहा है कॉन्सेप्ट, बताइए। आई थिंक तुमको मेरी एक एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कुछ और चीजों पर चर्चाएं करते हैं, वो चीज देखिए। जैसे मान के चलो मैंने आपके सामने यहां लिखा कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक, और इसका सेंटर है और इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस है r। अब एक भाई साहब हैं, उन्होंने इस ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया और वापस ए पॉइंट पर आ गए और इसकी रेडियस r है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस सर्कुलर वृत्त के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, वृत्ताकार पथ के अंदर, सर्कुलर पाथ वृत्ताकार पथ के अंदर बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस कितना होगा और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, जहां से चले वही लौट कर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस परिधि के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r। क्लियर भाई, ये बात क्लियर है, ठीक है। आईसीजी के में यहां से पूछा गया सवाल है इस बार का ही, ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अगर मैं आपसे अब ऐसा बोलूं कि अब मेरे पास एक सेमी सर्कुलर पाथ है, यानी सर्कल का आधा हिस्सा, अर्धवृत्त जिसे आप कहते हैं, ये अर्धवृत्त है। मान के चलो ए पॉइंट है और ये मान के चलो बी पॉइंट है, वृत्त का आधा हिस्सा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कुलर पाथ, अर्धवृत्त पथ, अर्धवृत्त पथ। इसका मतलब यह हुआ कि मान के चलो यहां से यहां तक की जो रेडियस क्या है, r। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ए पॉइंट से कोई भाई साहब चलना स्टार्ट किए और कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पर, ए से बी तक पहुंच गए। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और इसमें डिस्टेंस कितना होगा, बताइए। तो सीधी सी बात है बेटा, ए से बी पर पहुंच गए तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, जहां से आप चल रहे हैं उस बिंदु को और जहां पहुंच गए उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये r और ये r कितना बन जाएगा, 2r। तो सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया, 2r। लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो हमने अर्धवृत्त चला है और डिस्प्लेसमेंट, हम अगर डिस्टेंस अगर पूरे सर्कल के लिए निकालते थे तो कितना बनता था, 2 पाई r। पूरा एक चक्कर लगाने के लिए इसका आधा चक्कर लगा रहे हैं, तो देखो डिवाइड कर दिया 2 से, कट गया, कितना आ जाएगा, यानी सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी, पाई r होगी। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं, नेक्स्ट। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, और इस वस्तु को बेटा मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, तो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, इसने जो डिस्टेंस है वो कवर की h, और ये ऊपर से नीचे आ गई, जहां से चली मतलब अपनी जगह पर वापस लौट कर आ गई, जहां से चली थी वहीं लौट कर वापस अपनी जगह पर आ गई। अब इस केस में मैं तुमसे पूछता हूं, बताइए बेटा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो मेरे से सीधी सी बात है, जहां से चले वहीं लौट कर आ गए, जहां से चली बॉल वहीं आकर लौट गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअल पाथ कितना आप चले हैं, h, और ऊपर से नीचे आने में भी कितना, h, तो h प्लस h, तो डिस्टेंस मेरे से कितना हो जाएगा, 2h। बताइए क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर हैं। तो ये आपके कुछ कंसेप्ट थे जो कि क्वेश्चन को करने में बेटा बहुत हेल्पफुल होंगे। अब मैं आपको कराने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको देखिए, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। हो गया नोट, चलो अब मैं आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इनमें से कुछ ऐसे जो एग्जाम के अंदर भी आए हैं, और आपने जितना कंसेप्ट सीखा है इससे पता लग जाएगा कि कितना क्लियर है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज 0, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, डिस्टेंस क्या बोल रहा है, 0, दूरी क्या है, 0, तो व्हाट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इसका विस्थापन क्या होगा, याद आ गया, अभी कराया क्वेश्चन था। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑप्शन मे और मे नॉट बी 0, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ऑलवेज
डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इट कैन नॉट बी जीरो, गलत। इट मस्ट बी जीरो, या जीरो होना चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। बात अभी समझ में आ गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और बॉडी अगर रेस्ट में तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, जीरो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा ही होगा। बात क्लियर है? अभी ये चीजें कराई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है, और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एथलीट है, एक धावक, एथलीट मतलब एक धावक, कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार पथ है, और इसकी रेडियस आर है। ठीक है, एक ये पूरा चक्कर लगाता है एक एथलीट इसके गोले के। ठीक, हमसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, इन दोनों का अनुपात बताओ क्या होगा। मेरे बेटे क्लियर होनी चाहिए बात कि जहां से चला वहीं लौट कर आ गया, क्योंकि एक कंप्लीट चक्कर की बात कर रहा है, कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा है। तो कंप्लीट एक चक्कर कंप्लीट लगाया तो जहां से चला वहीं लौट कर आया, मतलब सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। रेडियस इसकी आर है, तो अभी मैंने डिस्टेंस क्या बताई थी, सरकमफेरेंस, परिधि के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। तो क्या बन जाएगा, 0 अपॉन 2 पाई आर, दैट इज 0। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन बेटा आईसीजी 2021 के पेपर का पूछा गया सवाल है, और यही क्वेश्चन नेवी के पेपर में और एयरफोर्स के पेपर में भी पूछा जा चुका है। कॉमन क्वेश्चन है, आपको जनरली हर बुक्स के अंदर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एयरफोर्स में सिर्फ ये पूछा गया था आईसीजी के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रनर है, एक धावक, जो एक पूरा चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, एक पूरा चक्कर 40 सेकंड में। तो बोल रहा है कि दूरी यानी डिस्टेंस, बोल रहा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकंड बाद होने चाहिए। सीधी सी बात कि एक आपके पास ये कंप्लीट, मतलब एक आपके पास गोला है, चक्कर है, इसमें एक धावक दौड़ रहा है, और वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा रहा है, 40 सेकंड में लगा रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हो गया, कितनी सेकंड बन गई, 2 मिनट में 120 सेकंड, बची 20 तो कितना बन गई, 140 सेकंड आ गई टोटल। जब 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 80 सेकंड में 2 चक्कर, और 120 में 3 चक्कर, बचा कितना, 20 सेकंड। और जब 40 में पूरा लगा रहा है, तो 20 में क्या लगाएगा, आधा चक्कर लगाएगा। बात समझ में आ रही है, आधा चक्कर लगाएगा। कैसा चक्कर लगाएगा, आधा, हाफ चक्कर। अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए कितने चक्कर होंगे इतने सेकंड में, तो 3.5 चक्कर आपका आंसर होता। लेकिन यहां हमसे सिर्फ उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया है। तो आधे चक्कर का मतलब ये कहानी, तो डिस्प्लेसमेंट हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो, तो आधे चक्कर में इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट कर दो। इसकी रेडियस आर है, ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट सीधी सी बात है मेरे लाल कितना बन गया, 2r। बताइए क्लियर? अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक चक्कर के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर, एक पूरे चक्कर के लिए। यहां तो 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर, आधा मतलब पाई आर, सेमी सर्कुलर पाथ, तो कितना बन जाएगा, 6 पाई आर प्लस पाई आर, दैट इज 7 पाई आर। बात क्लियर? तो डिस्टेंस मेरे लाल 7 पाई आर आ जाएगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट 2r आ जाएगा। ये रहा, ऑप्शन बन जाएगा ए इज करेक्ट। एग्जाम में जो आईसीजी में पूछा गया सवाल था, वो उसने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा था, उसका आंसर 2r आ रहा था, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर मैंने आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ना, मोशन, रेस्ट, बेसिक सी टर्मों को यूज किया है। ठीक, अगर आपने अब तक मेरा जो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए मैथमेटिक्स, यानी जो फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ यूज होता है। तो मैंने अभी एक लेक्चर अपलोड किया जिसके अंदर मैंने पूरा डिफरेंशिएशन फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो देखना है तो बेटा यहां आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लें और आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जनरली अगर आप एनडी के एस्पिरेंट हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपके फिजिक्स के अंदर जो मैथ है वो कमजोर है, उसके लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बेटा मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी का जिक्र करूंगा, और बेहतरीन शानदार तरीके से आपके पास लेक्चर आते रहेंगे। जितना हो सके बस सेशन को शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट
जरूर करना। चलिए मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।